नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार इससे पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में हमें दिया हुआ था। और उसमें बेसिकली बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन वो एक कानून की तरह नहीं था, तो इसीलिए हमें एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमें ये एक अधिकार दे, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकें। इस तरह से पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया वो बाद में उसकी हुई है। तो संविधान में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन इसको जो एक्ट बना है, ये 2009 में बना है। इससे पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 21 ए में अभी ये शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में 3 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि ये संविधान में जोड़ा गया था 2002 में 86वें संशोधन के अंतर्गत, और अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 ए बनाकर। उसके बाद जब इस पे कानून, पहले संविधान में ये ऐड हुआ, फिर कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, संसद में गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबके पास होता हुआ ये फाइनली कानून पास हुआ 2009 में, अधिनियम बना ये। 2009 में ये अधिनियम बना, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। तो ये 3 साल हैं जो याद रखने के लिए है। शिक्षा शुरू में जो एक संवैधानिक अधिकार था, अब एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि पहले भी ये संविधान में शामिल था, अनुच्छेद 45 में। लेकिन अब ये एक मौलिक अधिकार है, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था, और इसके अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब हम देखते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। तो मुख्य मुख्य बातें जो इस अधिनियम की हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो इस अधिनियम में काफी सारी बातें हैं डिटेल में, लेकिन हमें कुछ मुख्य बातें जो ये अधिनियम कहता है, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब किसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों का जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आरटी अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। उम्र 6 से 14 साल, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य करता है। यह सभी निजी स्कूलों में किया गया है। वंचित समूहों में एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग शामिल है। तो ये भी आपको पता होगा कि हर स्कूल में एक ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जहां पर 25% का आरक्षण दिया जाता है पिछड़े या वंचित वर्गों को। और इसमें क्या होता है कि 25% सीटें, जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 100 सीट हैं नर्सरी के लिए, तो 100 में से 25 सीटें जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। और इन 25 सीटों वाले बच्चों से ना किसी तरह की फीस ली जाती है, और ना ही किसी तरह की डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता। तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है, और ये हर बड़े से बड़े स्कूल में है, छोटे से छोटे स्कूल में है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निजी सहित सभी स्कूलों को ये निर्देश दिया कि वे 14 वर्ष की उम्र तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को तुरंत शिक्षा दें। पिछड़े वर्ग में हमने देख लिया कि एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, ये लोग शामिल हैं।
यह अधिनियम गैर भर्ती बच्चे को आयु उपयुक्त वर्ग में भर्ती करने का भी प्रावधान करता है। ऐसे मामले में दूसरों के बराबर होने के लिए बच्चे को निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है? उसकी उम्र मान लीजिए आप 10 साल है, तो अब 10 साल का बच्चा कौन-सी क्लास में जाएगा? 5th या 6th क्लास में, 5th क्लास मान लेते हैं, 5th क्लास में 10 साल का बच्चा जाएगा, ठीक है? तो वो ऐसा नहीं है कि 10 साल का कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो वो पहली से शुरू करेगा, नहीं। 10 साल के बच्चे को हम 5वीं क्लास में ही एडमिशन देंगे। ये स्कूल को करना है कि बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से एडमिशन दें, ठीक है? गैर भर्ती बच्चे को आयु उपयुक्त वर्ग में, ठीक है? जो उसकी आयु के हिसाब से जो अ, क्लास बनती है, उसमें उसको एडमिशन दें। अब क्योंकि बच्चा पहली बार स्कूल जाएगा तो 5वीं तक का लेवल तो वो सीधा नहीं गेन कर पाएगा, तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। उस बच्चे को अलग से टाइम दिया जाएगा, उसके लिए क्लासेस लगाई जाएँगी और उस बच्चे को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर भर्ती किया गया बच्चा 14 साल बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा पाने का हकदार होगा। अब ये कई बार ये होता है कि 14 साल का बच्चा है कोई, है ना? लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया। 14 या 15 साल का बच्चा हो गया, कभी स्कूल नहीं गया और वो प्राथमिक स्तर पे भर्ती होता है, तो ऐसा नहीं है कि उससे फीस ली जाएगी। उसको तब भी मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होगा। यानी 15 साल का भी कोई बच्चा अगर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में एडमिशन लेता है या किसी भी प्राथमिक स्तर की कक्षा में एडमिशन लेता है, तो उसको मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होगा। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण अधिनियम 1856 या इस तरह के किसी भी दस्तावेज द्वारा निर्धारित जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे एक बच्चे की आयु निर्धारित की जाती है। मतलब जो बच्चे की आयु कैसे डिसाइड हो तो उसके लिए उसके पास एक जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। हालांकि किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इन केस उसके पास वो आयु प्रमाण पत्र नहीं होता तो भी हम उसको स्कूल में प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकते। तो ये आप देखिए कि बच्चों को हर हाल में स्कूल लाने का प्रावधान इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कहा गया है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये बताता है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों का साझाकरण होगा। केंद्र सरकार व्यय का आकलन करेगी और राज्य सरकार इन लागतों का 1% प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर जो भी शिक्षा का खर्चा आएगा उसको उठाएंगे। केंद्र सरकार खर्चे का आकलन करेगी और राज्य सरकार जो भी टोटल कॉस्ट होगी उसका 1% राज्य देगा। छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 छात्रों के लिए 2% 2 प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं स्कूलों में 100-100, 120-20 बच्चे एक क्लास में होते हैं और उनके लिए सिर्फ एक ही टीचर होता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कहा है कि अगर 60 बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पे, है ना? फर्स्ट टू फिफ्थ तक आप देखेंगे कि एक ही टीचर पढ़ाते हैं ज्यादातर। अब तो प्राइवेट स्कूल में अलग-अलग लोग पढ़ाने लग गए हैं। लेकिन अब सरकारी में देखेंगे तो एक ही टीचर होता है एक क्लास के लिए। प्राथमिक स्तर पर हर 60 छात्रों के लिए 2 शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पे होगी, ना कि ग्रेड स्तर के अनुसार। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर छात्र बढ़ते हैं, 80 हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, तो इसी रेशो से शिक्षक भी बढ़ते रहेंगे। इमारतें और आधारभूत संरचनाओं की बात कही। यदि स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं है तो इसे हर 3 साल में सुधारना है क्योंकि स्कूलों को फंडिंग दी जाती है। तो अगर कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, मान लीजिए बिल्डिंग नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, प्लेग्राउंड बहुत खराब हो रहा है या कोई भी अन्य तरह की चीजें, पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो उसको 3 साल में सुधारना है, नहीं तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूल के कार्य दिवसों और शिक्षकों के कार्य दिवस से संबंधित मानदंडों और मानकों का भी निर्धारण करता है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमें ये भी बताता है कि एक वर्ष में शिक्षक कितने दिन पढ़ाएंगे, स्कूल कितने दिन खुलेगा। आप पूरा अगर आरटीई को गूगल पे देखिएगा, पूरा ये जो अधिनियम ओपन हो जाएगा और वहां पे आप देखेंगे तो एक एक चीज ये डिटेल में दे रखी है कि कितने कार्य दिवस स्कूल के होने चाहिए, कितने शिक्षकों के मतलब जो वर्किंग डेज हैं, कितने दिन शिक्षक स्कूल हैं, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं।
उसके बाद है शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य जैसे जनगणना, स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव, राज्य विधानसभाओं और संसद और आपदा राहत के अलावा शिक्षकों की अन्य किसी कार्य में तैनाती को निषेध करता है। यानी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारी ड्यूटीज करते हैं, ठीक है? अब उनमें से तो ये भी है, जनगणना है, स्थानीय चुनाव जो होते हैं जितने भी, या कोई आपदा आई उस समय, तो इनके अलावा और किसी कार्य में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा। आप देखेंगे अभी पीछे कोरोना आया था जब, तो बहुत सारे शिक्षकों ने, एक तो स्कूल में जो खाना बांटने की ड्यूटी थी वो शिक्षक कर रहे थे, बाद में डेटा कलेक्शन भी कर रहे थे कि किस घर में कितने कोरोना पेशेंट थे, क्या था, वो भी शिक्षक कर रहे थे। एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल्स में शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे। तो शिक्षकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसी तरह जनगणना होती है तो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। इलेक्शंस होते हैं जहाँ आप लोग वोट डालने जाते हैं, वो सब शिक्षक ही बैठे होते हैं, उन्हीं की ड्यूटी लगती है। तो इन कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाएगी। यह शिक्षकों की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के साथ नियुक्ति प्रदान करता है। यानी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी। यदि उनके पास प्रासंगिक योग्यता नहीं है तो उन्हें 5 साल के भीतर संबंधित पेशेवर डिग्री की आवश्यकता होगी, अन्यथा वे नौकरी खो देंगे। पहले, अभी तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टाइट हो गई हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ग्रेजुएट हैं, मास्टर कर ली, चलो भाई टीचर लग गए, है ना? बीएड कंपल्सरी नहीं था, सीटेट कंपल्सरी नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। इस पे अगर कोई टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड है तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि बीएड कैसे करें या जो भी चीजें हैं। तो इन सब पहले बहुत सारे लोगों पे ये योग्यताएं नहीं होती थी, तो उन्हें 5 साल का टाइम दिया जाएगा, वो अपनी डिग्री ले ले, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है? तो मतलब योग्यता होना बहुत जरूरी है। आरटीई विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बाधा रहित शिक्षा पर जोर देता है और इस बात पर भी जोर देता है कि एक शिक्षक एक ही कक्षा में रहेगा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा के विशेष प्रावधान किए गए हैं और हर मतलब एक शिक्षक को एक कक्षा में रहना है। बेसिकली स्पेशल एजुकेटर्स भी अपॉइंट किए गए हैं आजकल तो, है ना? सभी स्कूलों में। तो ये विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी, कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो शिक्षा में, और उनके लिए एक शिक्षक रहे हमेशा कक्षा में। उन्हें कोई दिक्कत हो, कुछ हो, तो उनके लिए एक शिक्षक, हमेशा कोई भी एक शिक्षक रहना चाहिए। सभी तरह की शारीरिक और मानसिक सजा वर्जित होगी। अब आप देखिए 2009 से पहले अगर आप देखेंगे तो बच्चों को बहुत मारा पीटा जाता था, लेकिन 2009 के बाद शारीरिक और मानसिक सजा वर्जित हो गई, मतलब नहीं दी जाएगी। आप मतलब लीगली आप बच्चे को नहीं मार सकते। शिक्षकों द्वारा किसी भी कीमत पर निजी ट्यूशन की अनुमति नहीं है, ट्यूशन पढ़ाना अलाउड नहीं है टीचर्स के लिए। आरटी अधिनियम इस बात पर भी जोर देता है कि कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे की भर्ती करते समय किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावकों को किसी भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा। यदि स्कूल कोई व्यक्ति कैपिटेशन फीस प्राप्त करता है तो जुर्माने के साथ दंडनीय होगा और जुर्माने को कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो जो ये डोनेशन वगैरह ली जाती है जो, है ना, तो ये मना है। और कोई भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं है, मतलब जो बच्चे 6 से 14 साल तक के बच्चे जो आरटी के एक्ट के अंदर आते हैं, उनकी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी कि टेस्ट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद एडमिशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, ठीक है? किस तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी, और अगर फीस लेते हैं तो उस पे 10 गुना, जितना आपने लिया उसका 10 गुना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बच्चे के प्रवेश के लिए स्कूल स्क्रीनिंग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होगा, जो भी मैंने बताया, किस तरह की टेस्ट वगैरह या किसी भी तरह की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना होगा। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करना है, अपने स्कूल को मान्यता प्राप्त करवाना है, ठीक है? और उसके बाद ही आप स्कूल चला सकते हैं। यह बच्चे को आघात, भय और चिंता से मुक्त करने के लिए बाल केंद्रित और बाल सुलभ शिक्षा की प्रणाली के माध्यम से बनाने पर केंद्रित है। शिक्षक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करेगा और नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करेगा। अब ये भी आरटी में दे रखा है कि बच्चे की जो रेगुलर सीखने की क्षमता है उसको रेगुलर मॉनिटर करे
और रेगुलर बेस पे पीटीएम्स होती रहें। शिक्षक बच्चों को उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे जो भी सीख रहे हैं और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो रेगुलर टीचर उनको इंस्पायर करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। राज्य एक नीति ढांचा प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एक सक्षम वातावरण बनाया बनाया जाए, जिससे कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के लिए वास्तविकता बन जाए। मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बच्चे स्कूल तो आ जाते हैं, आपने अधिकार दे दिया तो बच्चे को एडमिशन बिना किसी रोक के मिल गया, बिना किसी बाधा के मिल गया। लेकिन होता क्या है कि बच्चे टिक नहीं पाते हैं, वो ड्रॉप आउट्स कर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। कई बार भाषा नहीं समझ आती, कई बार गणित मुश्किल लगता है, कई बार होमवर्क मुश्किल लगता है, होमवर्क नहीं करके आए तो टीचर डाँट रहे हैं। तो राज्य का काम है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना, एक ऐसा वातावरण बनाना, जहाँ पे शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के लिए वास्तविकता बन जाए। उसे किसी भी तरह के डर का सामना ना करना पड़े, शिक्षक मदद करे कि उसके रिज़ल्ट बेटर हों, तभी बच्चे टिक पाएँगे। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अधिकार विद्यालयों के स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने का आग्रह करता है। यानी हर विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति बनाई जाए, एसएमसी जिसे कहते हैं, जिसमें कौन-कौन हो, स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो और माता-पिता। अभिभावक और माता-पिता ये सब शामिल हों। एसएमसी स्कूल विकास की योजनाएं बनाएगा और स्कूल के वातावरण की निगरानी करेगा और सरकार द्वारा जारी अनुदान का उपयोग करेगा। तो ये स्कूल प्रबंधन समिति बनाने की बात भी आरटीई एक्ट में की गई है, जो कि जिसका काम क्या होगा, योजनाएं बनाना, विकास की योजनाएं बनाना, स्कूल के वातावरण की निगरानी करना और जो भी सरकार फंडिंग दे रही है उसको यूज करना। आरटीई ये भी कहता है एसएमसी में वंचित समूहों के बच्चों के 50% महिलाओं और अभिभावकों की भागीदारी। मतलब जो एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति जो बनेगी, स्कूल प्रबंधन समिति बनेगी, उसमें महिलाओं की और अभिभावकों की भागीदारी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ सारे जेंट्स मिलके स्कूल चला रहे हैं या पेरेंट्स नहीं है, तो सबका होना जरूरी है। सामुदायिक भागीदारी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय सुविधाओं और स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों की पर्याप्त सुविधाओं के माध्यम से एक बच्चे के अनुकूल पूरे स्कूल के माहौल को सुनिश्चित करती है। क्योंकि ये जो जब जब सभी लोग आएंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी समझ पाएंगे कि किस तरह से टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है अलग अलग, या किस तरह से जल की पानी की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, स्वच्छता की प्रॉब्लम है। ठीक है, एक कंप्लीट स्कूल की का जो माहौल है वो तभी अच्छा बन पाएगा जब सभी की भागीदारी हो, महिलाओं की भी हो, अलग अलग पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, सभी पेरेंट्स को शामिल किया जाएगा। तो अब है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहली आवश्यकता है क्योंकि हमारे समाज में व्यवहारिक और व्यक्तिगत बाधाएं हैं। अब ये क्या है, बहुत सारे पर्सनल रीजन है जिनकी वजह से बच्चे स्कूल से बाहर हैं, है ना। कई बार फाइनेंशियल रीजन है, पैसे नहीं हैं, कई बार फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों को मान लीजिए काम करना पड़ रहा है तो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। कई बार इतनी जागरूकता नहीं होती, पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, और कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, स्कूल नहीं होते हैं, स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं। कई बार जैसे आप कश्मीर में देखिए किस तरह के हालात है, तो वहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं खुलते हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बाधाएं हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं। तो ऐसे में आरटी एक्ट बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करता है। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमें रोकती हैं। जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, तो कई बार पेरेंट्स, मान लीजिए किसी माँ बाप के दो बच्चे हैं, लड़के और लड़की, तो और गरीब हैं वो, तो पेरेंट्स प्रेफर करेंगे कि लड़के को स्कूल में डालें। अगर उन्हें फीस देनी है तो उनकी प्रेफरेंस रहती है कि लड़के को हम पढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारा सहारा बनेगा, लड़कियों को शादी करके चले जाना है। तो ये इस तरह की सामाजिक बाधाएं हैं, ठीक है। या कई बार किसी विशेष जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, ये सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं। तो इस तरह की बाधाओं को भी दूर करने का काम आरटी एक्ट ने किया है, क्योंकि जब इसने सबको ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी, तो
हर बच्चा स्कूल आ सकता है, तो उसमें किसी की जाति या और माँ-बाप को भी लगता है कि फ्री है, ठीक है, भेज दो, है ना? जैसे लड़कियों के लिए बहुत सारे लोग नहीं एग्री होते थे, लेकिन अब फ्री एजुकेशन है, आपको किताबों का खर्चा नहीं है, आपको ड्रेस का खर्चा नहीं है, तो इसलिए आराम से माँ-बाप भेज देते हैं। स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी स्कूल फीस और दान की पर्याप्त राशि लेते हैं। निजी स्कूल अगर हम देखें अगर ये सोचें कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे तो अच्छी खासी फीस लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे हर साल अच्छा खासा पैसा लेते हैं। तो जो लोग ये नहीं पे कर सकते, उनके लिए तो आरटीई एक्ट है, जो काफ़ी यूज़फुल है। उनके बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, माँ-बाप के बच्चे इस अधिनियम की वजह से, ठीक है? उसके बाद लैंगिक असमानता, इस पितृसत्तात्मक समाज में एक प्राथमिक कारण है। लैंगिक असमानता जो जेंडर का मैंने अभी आपको बताया लड़का-लड़की वाला डिफरेंस उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो शिक्षा का अधिकार हमें ये भी हेल्प करता है कि हम बिना जेंडर का भेदभाव किए हर एक बच्चे को स्कूल में ला सकें। उसके बाद बालिकाओं के माता-पिता अपनी बेटी को एक ऐसे स्कूल में भेजने से डरते हैं जो अधिक दूरी पर स्थित है। कई माता-पिता अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करना चाहते क्योंकि बालिकाएँ उनके लिए बोझ हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर फीस पे करनी है या स्कूल बहुत दूर है तो ऐसे में माँ-बाप डरते हैं अपनी बेटी को भेजने से। लेकिन आरटी नियम आने के बाद क्योंकि शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आए हैं, शिक्षा की व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो उसकी वजह से माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। उसके बाद यदि स्कूल उपलब्ध है तो उसके पास पानी, सफाई, स्वास्थ्य देखभाल और स्कूल भवन जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। अगर स्कूल है तो ये सारी सुविधाएँ नहीं है, तो आरटीई एक्ट ये भी सुनिश्चित करता है कि इन सारी सुविधाओं को स्कूल में होना चाहिए। अच्छा पानी मिले, साफ-सफाई हो, अच्छा भवन हो, टीचर्स का रेशो प्रॉपर हो, ये सारी चीज़ें आरटीई सुनिश्चित करता है। और उसके बाद स्कूल अधिकारी वर्ष के सत्र के दौरान किसी भी समय प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को बीच में एडमिशन लेना है, कई बार माँ-बाप कहीं दूसरे शहर चले गए तो बच्चा भी वहाँ गया। ऐसे में पहले क्या होता था कि बच्चों को एडमिशन ही नहीं दिया जाता था बीच में, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। आरटी 2009 में ये अधिकार देता है कि हम किसी भी समय किसी भी जगह के स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं अगर हम इसके दायरे में आते हैं तो, ठीक है? मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, तो वो कहीं भी हम एडमिशन किसी भी समय ले सकते हैं और कोई भी हमें मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि ये अब अधिनियम है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। शिक्षा से संबंधित और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।